प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। मेरा नाम है कुलदीप। प्यारे साथियों, और आपके मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट। जी हां साथियों, आपने अपनी कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है, तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे जो कि मेहनत कश हैं, जो कि मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, जो कि अपनी मेहनत के दम पर अपना पूरा इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने अपनी कमर कस ली है आने वाली परीक्षा में पूरे अंक छीनने के लिए। जी हां बच्चों, हम अंक को छीन लेंगे एग्जामिनर की जेब से, क्योंकि साथियों हम इतनी शानदार तैयारी करने वाले हैं कि एग्जामिनर हमको पूरे नंबर देने पर एकदम से मजबूर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी कड़ी में शुरुआत करेंगे बेटा एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे से ऐसे टॉपिक हैं जो कि कक्षा 11वीं से पूरी तरह से लिंक है। अब मेरे बहुत से ऐसे साथी हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 11वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो किसी परिस्थिति की वजह से, या हो सकता है वो कहीं पे ऐसा पढ़ रहे हो जहां पे उनको समझ में ना आया हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं आपका प्यारा कुलदीप सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। जी हाँ बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, जो कि कक्षा 12वीं के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कक्षा 11वीं का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कक्षा 12वीं में कभी पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली। लेकिन जितने भी चैप्टर हैं, शुरुआत के 4 से लेकर के 5-6 जितने भी चैप्टर हैं, उसमें इनडायरेक्टली आपको बार बार सुनने को मिलेगा कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और आप होंगे परेशान कि सर हमने इसे पढ़ाई नहीं, कैसे इस काम को करें। तो घबराने वाली बात नहीं बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से लेकर आ चुका हूं एक टॉपिक को जिसका नाम है कोशिका विभाजन, जो कि आपकी कक्षा 12वीं की तैयारी को पुख्ता करेगी। तो बच्चों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्लास को। पर उससे पहले एक दरख्वास्त करूंगा आप सारे साथियों से कि अगर नए हो चैनल पर तो जरा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और एक इस वादे के साथ कि आप इस बार कक्षा 12 में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले हो और उसके लिए कमर कस चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि क्या होता है कोशिका विभाजन इस बात से। तो आइए बच्चों देखते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोशिका विभाजन आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि नहीं, तो हो सकता है अधिकांश बच्चों का यह आ जाए उत्तर कि सर हमने कोशिका विभाजन पढ़ा नहीं था, या सर हमने पढ़ा था हमको कुछ खास समझ में आया नहीं। तो बच्चों उसी के लिए हम यहाँ पे बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, कोशिका विभाजन होता क्या है, सेल डिवीजन होता क्या है। आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया का हर एक जीव वृद्धि करता है। दुनिया का हर एक जीव वृद्धि करता है, मतलब उसकी आकार में या संख्या में वृद्धि होती है। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एक छोटा पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है, एक छोटा सा पिल्ला कुछ समय बाद एक कुत्ते में बदल जाता है, एक छोटा सा गाय का बच्चा बड़े से एक गाय में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से एक एक कोष की जीव अमीबा अपने आप को 2 कर लेता है, 4 कर लेता है, 8 कर लेता है, 16 कर लेता है, 32 कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में प्रत्येक जीव वृद्धि करता है। वृद्धि किसी मात्रा में हो सकती है, चाहे वो संख्या बढ़ रही हो, या किसी चीज का आकार बढ़ रहा हो, या किसी चीज का भार बढ़ रहा हो। तो वृद्धि किसी भी रूप में हो सकती है। तो आप ये जानते हैं कि दुनिया का हर एक जीव वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, ये फिक्स है। ये तो ये समझ गए, वृद्धि करता है। दूसरी बात आप जानते हैं कि जीवों में क्षतिपूर्ति होती है। दूसरी बात आप जानते हैं कि जीवों में क्षतिपूर्ति होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर क्षतिपूर्ति का मतलब मैं समझा नहीं। तो क्षतिपूर्ति कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए, मान लेते हैं आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, गिर गए, आपको चोट लग गई, छिल गया, कुछ दूर का मांस गायब हो गया, चोट लग गई, घाव हो गया, कुछ दिन बाद वो घाव भर जाता है, या कोई त्वचा हट गई होती वापस से आ जाती है। तो ये कैसे होता है, ये क्या हो रहा है, क्षतिपूर्ति हो रही है बेटा, रिपेयरिंग हो रही है। दीवार टूट जाती है, उसमें आप सीमेंट लगा करके फिर से प्लास्टर कर देते हो, ऊपर से पेंट लगा देते हो, पता ही नहीं चलता कभी वहां पे कुछ हुआ था। वैसे अगर आपके शरीर में चोट लग जाती है, कहीं पे खून गिरने लगा, कहीं मांस का टुकड़ा निकल गया, तो शरीर वापस से कोशिकाएं भर देता है ताकि क्षतिपूर्ति हो जाए। ठीक, इसके अलावा आप जानते हैं जीव में जनन होता है। जीव में जनन होता है मतलब प्रत्येक जीव अपने जैसा दूसरा जीव पैदा कर सकता है। तो आप ये जानते हैं कि जीवों में ये कुछ चीजें होती हैं, ये बात फिक्स है कि जनन होगा, वृद्धि होगी, क्षतिपूर्ति होगी। इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया भाग लेती है, इसका नाम होता है कोशिका विभाजन। तो पहले मैं आपको बताता हूं कोशिका विभाजन होता क्या है, उसके बाद बताता हूं कोशिका विभाजन किस प्रकार से वृद्धि, क्षतिपूर्ति और जनन में लाभदायक है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, तो अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो ऐसे हो सकता है, किसी
कोशिका का विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। सिंपल सी भाषा, बहुत सिंपल भाषा, क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अब समझो बच्चों ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कोई एक कोशिका है, XYZ कोई कोशिका, मैं आपके सामने बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोशिका है, यहां पे एक कोशिका है, मान लेते हैं ये है एक कोशिका, ये कोशिका उसका केंद्रक है। अब इस कोशिका ने क्या किया, अपने आप को विभाजित कर लिया, बांट लिया और कोशिका की संख्या बढ़ा दी। देखो इसने अपने आप को बांटा और दो कोशिकाओं में बदल गई, दो कोशिकाओं में बदल गई। तो इसने अपने आप को बांटा और बांटने के बाद क्या किया साथियों, अपने आप को दो भागों में बांट दिया, दो कोशिकाओं में बांट दिया। कोशिका की संख्या में वृद्धि हो गई, 1 से 2 हो गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोशिका विभाजन कहलाती है। तो कोशिका विभाजन क्या है? कोई भी कोशिका है XYZ, उसने अपने आप को बांट लिया और अपनी संख्या बढ़ा ली, 1 से 2 हो गया या 1 से 4 हो गया। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोशिका विभाजन कहलाती है। अब आपको मैं बताऊंगा वृद्धि कैसे करती है, क्षतिपूर्ति कैसे करती है, जनन में किस प्रकार से भाग लेती है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चों। और आपको घबराने वाली बात नहीं है, हर एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, हर एक चीज यहां पे लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन तब होता है जब एक मूल कोशिका, मतलब एक कोशिका या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। सुनो, अब पहले एक चीज और देखो, यहां देखो बच्चों, ये जो कोशिका विभाजन है कैसा है। मान लेते हैं साथियों ये कोशिका है, ये कोशिका है XYZ कोई भी कोशिका, चाहे इंसान की मान लो या कोई भी कोशिका मान लो, और इसने अपने आप को विभाजित किया, विभाजित करके इसने अपने आप को दो कोशिकाओं में बांट लिया, दो कोशिकाओं में बांट लिया। अब एक बात समझो, जो कोशिका विभाजन करती है उसे कहते हैं बच्चों या तो मूल कोशिका, या तो कहेंगे बच्चों मूल कोशिका, या तो कहेंगे जनक कोशिका, या तो कहेंगे जनक कोशिका, पेरेंट सेल। और जो नई कोशिका विभाजन के बाद बनती हैं उन्हें कहा जाता है पुत्री कोशिका या संतति कोशिका भी कहते हैं, या तो पुत्री कोशिका कहते हैं या संतति कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल ऐसे बोल दिया, कोई ऐसा नहीं कि फीमेल होती है। तो ये बात समझे, जो कोशिका विभाजन करती है उसे कहते हैं मूल कोशिका या जनक कोशिका, और जो कोशिका विभाजित होती है उसे कहते हैं पुत्री कोशिका। चलो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात समझो, ये जो कोशिका विभाजन होने वाला है साथियों, ये जो कोशिका विभाजन हो रहे हैं, ये किस प्रकार से वृद्धि में या जनन में या फिर क्षतिपूर्ति में किस प्रकार से हमको भाग लेते हैं, किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं, वो भी देख लो। मान लेते हैं वृद्धि, एक आपके सामने पौधा है बच्चों, एक आपके सामने पौधा है जो कि बहुत छोटा है। पौधे सजीव होते हैं, पौधों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, बताने वाली बात नहीं है। तो ये एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, आम का मान लेते हैं। और ऐसा होगा नहीं, पर मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कि कोशिका की संख्या फिक्स है। मान लेते हैं इसके अंदर है 1000 कोशिका, मान लेते हैं, है नहीं, ऐसा नहीं होता है, इतनी कम नहीं होती है, सिर्फ मान लिया कि इसके अंदर 1000 कोशिका है और अभी ये मात्र मान लेते हैं 2 माह पुराना है। इस पौधे की उम्र हुई है 2 माह, सिर्फ 2 माह का है, मतलब इसको बीज से निकले हुए 2 माह है। ठीक, अब 4 माह के बाद, 4 महीने के बाद, जब एक, इसकी लंबाई कितनी थी ये भी देख लो, इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 2 महीने पुराना पौधा था, 1000 कोशिकाएं थी। मान लेते हैं 4 महीने बाद हमने देखा इसकी लंबाई बढ़ के हो गई 20 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई हो गई बढ़कर के 20 सेंटीमीटर, ऐसा से मान रहे हैं बच्चों। इसकी लंबाई अब हो गई है 20 सेंटीमीटर और इसके अंदर कोशिका की संख्या कितनी हो गई भैया, दुगना हो गया ना, तो मान लेते हैं हो गई 2000 कोशिका। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, आप बताओ क्या इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, हाँ हुई, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। तो वृद्धि कैसे हुई, जब नई कोशिकाएं आई। भैया एक कमरे का मकान अगर दो मंजिला करना है तो जितनी ईंट एक कमरे में लगी उतनी ऊपर ही तो लगाओगे। तो वैसे बच्चों जितनी कोशिकाएं पहले थी उतनी कोशिका और लगाओगे तभी तो ये दुगना होगा, तभी तो 20 सेंटीमीटर का हुआ। वो नई कोशिका आई कहां से, बाहर से तो किसी ने चिपकाई, अपने आप आई, स्वतः आई। कैसे आई, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं थी उन्होंने किया कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन करने से क्या होता है, कोशिका की संख्या बढ़ती है, तो संख्या बढ़ गई तो इससे क्या हुई बच्चों, इससे हो गई वृद्धि। तो दुनिया में जितनी वृद्धि आप देखते हो बच्चों उसके लिए कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। तब तक वृद्धि नहीं होगी जब तक आपको कोशिका विभाजन नहीं होगा, जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। तो आपको समझ में आया कि वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। क्षतिपूर्ति, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं क्या करूं, इधर देखो बच्चों, अगर मान लो यही पौधा है, फिर से देखो यही पौधा है बच्चों, और मैं इस पौधे की एक पत्ती को तोड़ दूं, एक पत्ती को मैंने तोड़ के अलग कर दिया, इस पत्ती को मैंने तोड़ करके अलग कर दिया, इसकी क्षति हो गई, इसके अंदर क्या हुआ, एक पत्ती का लॉस हो गया। तो एक पत्ती यहां पे क्या होगी बच्चों, एक पत्ती यहां पे माइनस हो गई, माइनस हो गई। अब क्या होगा, पत्ती तो चाहिए पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। कुछ दिन बाद आप देखोगे, कुछ ही दिन के बाद आप देखोगे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा, वो जो पत्ती आपने तोड़ दी थी उसके स्थान पर पुनः एक पत्ती आ गई है, दोबारा से आ गई है, दोबारा से आ गई है, पत्तियां दोबारा से आ जाएंगी। मतलब जो आपने क्षति की थी उसकी पूर्ति हो गई फिर से। और ये कैसे होगा भैया, ये कोशिका, ये पत्ती किससे बनी थी, कोशिकाओं से बनी थी। तो जब आपने पत्ती वो हटा दी तो कोशिका ने विभाजन करके नई पत्ती बना दी। तो आपने देखा जब भी कभी क्षतिपूर्ति करना होगा, जब भी कभी क्षतिपूर्ति करना होगा तो उसके लिए आवश्यक क्या होगा, उसके लिए आवश्यकता होगी किसकी, उसके लिए आवश्यकता होगी आपके इस प्रकार के कोशिका विभाजन की। जैसे आपको चोट लग गया, इतनी दूर का मांस हटा दिया, कुछ दिन बाद वहां पे कोशिकाएं फिर भर जाएंगी। कैसे भर जाएगी, कोशिका विभाजन करके दोबारा से वहां पे त्वचा बना देगी। तो इसे क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन हो गया। ठीक, तो ये क्षतिपूर्ति हो या वृद्धि हो उसके लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। इसके अलावा जनन, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों जनन की, अगर कहीं पे जनन हो रहा है, मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे मिस्टर है, कोई मिस्टर है, ठीक, और ये उनकी मिसेस है, कोई मिसेस है। तो भैया एक मिस्टर है और एक मिसेस है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मिस्टर है, ये इनकी दाढ़ी है, ठीक, ये है मिस्टर और इनकी है मिसेस। मिसेस की दाढ़ी नहीं होगी बच्चों, तो ये है उनकी मिसेस, उनकी पत्नी। अब बच्चों इनकी होंगी संतान, इनकी होंगी संतान। तो ये चाहते हैं कि इनकी क्या हो जाए बच्चों, संतान हो जाए। संतान हो जाए मतलब ये चाहते हैं जनन करना, ये चाहते हैं जनन करना, अपने समान दूसरे जीव को पैदा करना। तो जब भी बच्चों जनन करना होता है तो उसके लिए आवश्यकता होती है विशेष कोशिकाओं की, विशेष कोशिकाओं की बच्चों। इसको हम पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। हमको अगर जनन करना होगा मतलब जो उच्च जीव हैं, मानव वगैरह, तो उनके लिए आवश्यकता पड़ती है युग्मक की, ये युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। ये विशेष कोशिका होती हैं, विशेष कोशिका, महिला पुरुष दोनों के अंदर बनती हैं। तो ये विशेष कोशिका बनानी होती है, और ये विशेष कोशिका भी किससे बनती हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा। पुरुषों में होता है वृषण, महिलाओं में होता है अंडाशय। वृषण के अंदर होगा कोशिका विभाजन, अंडाशय के अंदर होगा कोशिका विभाजन। तो क्या बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो यहाँ पे इनको बनने के लिए भी क्या चाहिए, कोशिका विभाजन होना जरूरी है। यहाँ पे कोशिका विभाजन आवश्यक है। तो आपने जान लिया कि कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है किसके लिए, चाहे वो जनन हो, चाहे किसी जीव को वृद्धि करना हो, या फिर अगर किसी जीव को क्षतिपूर्ति करना हो। इसके अलावा अमीबा जैसे जीव, अमीबा जैसे जीव, एक कोश के जीव अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। कैसे, कोशिका विभाजन ही तो है, कोशिका विभाजन करके 1 से 2 हो गए। तो जनन भी कर लिया, वृद्धि भी कर लिया और जनन भी कर लिया, एक साथ हो गया। वृद्धि हो गया मतलब संख्या बढ़ गई, और 1 से 2 हो गए, जनन भी हो गया। तो भैया एक कोश की जीव में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा है बच्चों। तो जो एक कोश की जीव है,
जो एक कोश की जीव हैं, सुन लो भैया, एक कोश की जीव में जनन व वृद्धि एक ही प्रक्रिया है। जनन और वृद्धि एक ही प्रक्रिया से हो रहे हैं बच्चों, एक ही प्रक्रिया से होते हैं। तो एक ही प्रक्रिया से होते हैं, वही कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से जनन भी हो जाएगा और वृद्धि भी हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया बच्चों, कोशिका विभाजन क्या होता है। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके संख्या कई 2 या 2 से 4 भागों में बढ़ जाती है, उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक है और जनन करने के लिए भी आवश्यक होता है। तो आपने देख लिया किसके किसके लिए आवश्यक होता है। अब बच्चों देखेंगे कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या होते हैं। उससे पहले ये देख लो बच्चों, जितनी बातें आपको पढ़ा रहे हैं वो सबकी सब आपके सामने लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर के प्रजनन करती हैं, जहां प्रत्येक पैतृक कोशिका यानी कि जनक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। बताया था ना, एक कोशिका जनक कोशिका बनाती है। अब ये कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब यही बताने चल रहा हूं आपको, यही बताने चल रहा हूं बच्चों मैं आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। 2 प्रकार का बच्चों, इसको अगर आप एक बार समझ गए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कोशिका विभाजन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्या होते हैं। तो 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होता है बच्चों। पहले वो कहते हैं समसूत्री विभाजन, पहले का नाम बच्चों समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इंग्लिश में कहते हैं बच्चों माइटोसिस। माइटोसिस पहला बच्चों से कहते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। अब देखते हैं क्या होता है, पर उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा। एक कोशिका है, एक कोशिका जो होगी अच्छे से समझने के लिए, कोई भी कोशिका है इसके अंदर होता है केंद्रक, और सारे बच्चे जानते हैं इसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए होता है गुणसूत्र के रूप में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है केंद्रक में गुणसूत्र। ये सारे बच्चे जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है, हर एक जीव में फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इंसानों में होते हैं 46, या फिर इसको बोल सकते हैं 23 जोड़ी, या तो 23 जोड़ी बोलेंगे या तो 46 बोलेंगे, एक ही बात है। तो इंसानों के अंदर जो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, या तो जोड़ी में होते थे 23 जोड़ी बोल सकते हैं। अब सुनो बच्चों, इसी पे डिवाइड किया गया है। देखो सूत्री वर्ड आया है, गुणसूत्र सूत्री, देखो कुछ कुछ कॉमन है। अब इसका मतलब क्या है, इधर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सी बात है। ये कोशिका है बच्चों, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंसान की कोशिका है, ठीक है, और इसमें 46 गुणसूत्र है। अब जब भी किसी कोशिका को विभाजन करना होता है, पहली बात सुनो, विभाजन मतलब होता है बांटना। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है, अगर मेरे पास एक पेज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पन्ना है, ये पन्ने के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, XYZ, आपको उससे मतलब नहीं, इस पेज पर कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेज पर लिखी जानकारी मुझे बांटनी है, तो 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि मैं इस पेज को ऐसे 20 से फाड़ दूं, ऐसे मैंने फाड़ दिया, अब ये 2 पार्ट में बट गया। लेकिन अब एक पन्ने पे आधी जानकारी, दूसरे पे आधी जानकारी है, ऐसा विभाजन किसी काम का नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पन्ने को लूं और इसकी करवा लूं फोटो कॉपी। जी हाँ बच्चों, इसको क्या कराऊं, फोटो कॉपी करवा लूं। तो फोटो कॉपी करवाऊंगा तो क्या होगा, पन्ना 2 हो गया, और 2 हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें जो चीज लिखी है जानकारी वही दूसरे पर आ जाएगी। ये विभाजन सही है। तो जब भी किसी कोशिका को विभाजन करना होता है वो इसी प्रकार करता है, वो अपने अंदर के समस्त पदार्थ को दुगना कर लेता है। क्या करता है, इंटू 2 कर लेता है, दुगना। माइटोकॉन्ड्रिया दुगना कर लेगा, को जीवद्रव्य दुगना कर लेगा, हर एक चीज दुगना कर लेगा। केंद्रक 1 से 2 हो जाएगा, सब कुछ दुगना कर लेगा। गुणसूत्र भी 1 से 2 हो जाएगा, मतलब 46 + 46 हो जाएगा। ठीक, तो भैया गुणसूत्र दुगना हो जाएगा, 46 + 46 हो जाएगा। तो अभी जब ये अपने आप को बांटेगा, इसने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, तो एक केंद्रक, केंद्रक भी 2 होगा, एक केंद्रक इसके पास चला गया, दोनों के पास केंद्रक चले गए, और इसने सब कुछ दुगना किया था तो गुणसूत्र भी दुगना किया गया था। तो 46 इसके पास गए, 46 इसके पास गए, तो दोनों के पास। अब देखो ये क्या है,
ये है जनक कोशिका और ये क्या है, ये है पुत्री कोशिका। तो इधर देखो, जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र थे कितने थे, 46 विभाजन से पहले, और जो नई कोशिकाएं बनी उनमें कितने हैं, 46। तो समसूत्री समान सूत्र, जितने गुणसूत्र इसमें उतने ही गुणसूत्र इसमें। तो ऐसा कोशिका विभाजन बच्चों जिसमें, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बच्चों जनक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या नई बनने वाली पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, उसी को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। बच्चों देखो, वही बात बहुत अच्छे से लिखी हुई, क्या लिखा है, यह कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है, पढ़ो, जिसमें एक जनक कोशिका ठीक अपने समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक अपने समान, जैसी वो वैसे वो, तथा जनक तथा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब जितने गुणसूत्र जनक वाली में उतने ही कितने पुत्री में होंगे। याद रखना भैया, दिमाग लगा लो, दो बनती हैं समसूत्री विभाजन में, हमेशा दो कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन किस काम में आता है, वृद्धि करने में। मतलब जब भी कभी वृद्धि होगी तो उसके लिए समसूत्री विभाजन होगा, जब भी कभी क्षतिपूर्ति होगी तो उसके लिए समसूत्री विभाजन होगा। आप खुद सोचो, अगर आप 2 फुट के हो, बच्चे हो, और आपकी हर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, जब आप 4 फुट के होगे तो जो नई कोशिका बनेगी उसके अंदर भी तो 46 गुणसूत्र होंगे, आधे थोड़ी ना हो जाएंगे, ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो वृद्धि करने के लिए समसूत्री विभाजन चाहिए। अगर आपकी त्वचा यहां से हट गई और जो कोशिका हटी थी उसमें 46 गुणसूत्र थे, तो जब वापस से बनाना होगा तो उसमें 46 ही चाहिए। तो यहां भी क्षतिपूर्ति करने के लिए समसूत्री विभाजन ही होगा। तो समसूत्री विभाजन में दो कोशिकाएं बनती हैं और उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोशिका में 1000 गुणसूत्र हैं और जब वो कोशिका विभाजन करेगा समसूत्री वाला, तो जो दो नई कोशिका बनेगी उन सब के अंदर भी 1000 गुणसूत्र होंगे। अब वो कैसे होगा, पहले अपने 1000 को 2 कर लेगी, 1000 के 2 बना लेगी, फिर एक को देगी 1000, दूसरे को देगी 1000, हो गया समसूत्री विभाजन। तो ये है बच्चों समसूत्री विभाजन, याद रखना हमेशा से। वृद्धि करने के लिए शरीर में हर जगह समसूत्री विभाजन होता है, बस एक जगह नहीं होता। वो कौन जगह है, वो है दूसरा, जिसे हम कहते हैं बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। देखो डायग्राम, ये कोशिका है, इसने अपना डीएनए दुगना किया, 2 भागों में बंटना शुरू हुआ, देखो 2 कोशिका बन गई, यही समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब आओ दूसरी चीज बच्चों उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा बच्चों उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा बच्चों उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बस 2 प्रकार आपको पढ़ने बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अब अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस क्या होता है बच्चों, सुनो, ये है एक कोशिका 46, जैसे मैंने बताया था हर एक कोशिका अपने आप को दुगना करती है, तो इसने अपने अंदर के सारे कंटेंट को, हर चीज को दुगना कर लिया। अब ये अपने आप को बांटेगा पहले 2 कोशिकाओं में, और उसके बाद ये 2 कोशिका भी अपने आप को 2 भाग में बांट लेंगी। अंत में कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, 4 कोशिका बन रही हैं। और जो चारों कोशिका बनेंगे बच्चों, इसके अंदर गुणसूत्र आधा हो जाएगा जनक के। तो जनक में है 46, तो इनमें कितना हो जाएगा, 23 23 23 23। ये क्या है, इसे कहते हैं अर्धसूत्री। नाम से देखो, अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो भैया ऐसा कोशिका विभाजन, सुनना, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें नई बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या की ठीक आधी होती है, उन्हें कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये कब होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ युग्मक निर्माण के समय। ये होता है युग्मक निर्माण के समय। जब युग्मक होना बनना होता है तो किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। युग्मक निर्माण के लिए, जो कि लैंगिक जनन का एक पार्ट है, तो जब भी कभी कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलो समझाता हूं इसको और अच्छे से। देखो, ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है, इधर देखो, ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, ये देखो इसकी जुल्फे, ये इसकी सींग ने बच्चों, ये जुल्फे हैं। तो ये एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, ये एक पुरुष है आपके सामने, ठीक है, ये एक पुरुष है और ये उसकी पत्नी है। ये इसके बाल हैं बच्चों, सींग मत समझ लेना। और ये है इनकी पत्नी, लंबे लंबे बालों वाली इनकी पत्नी।
ये है इनकी पत्नी, ठीक। तो ये है इनकी पति पत्नी है, ठीक है। अब आप बताओ, ये इंसान है ना, तो इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होंगी? 46, प्रत्येक कोशिका में 46, प्रत्येक कोशिका में 46, ठीक है। चलो ठीक है। अब अपनी संतान बनाना चाहते हैं, आप खुद बताओ, जब भी कभी संतान बनाना होता है तो संतान में क्या होता है? हमारे अंदर गुणसूत्र हैं, कहाँ से आए हैं? मम्मी पापा गुणसूत्र हैं। कुछ गुणसूत्र पापा के हैं, कुछ मम्मी के हैं। आप खुद सोचो, अगर ये अपनी संतान को 46 गुणसूत्र देगा, ये व्यक्ति, और ये औरत जो है ये भी अगर 46 गुणसूत्र देगा, तो 46 + 46 92 हो जाएगा। संतान के अंदर दुगना गुणसूत्र हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आधे आधे देंगे अपने गुणसूत्र। ये अपने देंगे 23 गुणसूत्र संतान को, और ये देंगी 23। और संतान को गुणसूत्र किससे मिलते हैं? युग्मक से मिलते हैं। तो युग्मक में 23, युग्मक में 23, 23 23 हो जाएंगे 46। तो जब भी जनन करना होता है तो युग्मक से करते हैं लैंगिक जनन में, और उनके अंदर युग्मक की आवश्यकता होती है। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। क्यों? क्योंकि वो बनता है अर्धसूत्री विभाजन से। तो जब भी कभी युग्मक का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। दिमाग बैठा लो, पूरे शरीर में कहीं पे भी विभाजन होगा, किसी भी जीव में समसूत्री विभाजन, लेकिन जब उसको जनन करना होगा, जब उसको युग्मक बनाना होगा, तो वो करेगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस करेगा। और मियोसिस में जनक के अंदर जितने गुणसूत्र होंगे उसके ठीक आधे होंगे संतति के अंदर। इसी कहते हैं बच्चा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले अपने आप को 2 भाग बांटता है, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसे कहते हैं बच्चों अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और जब अपने आप को 4 भाग बांट लेता है तो इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं बच्चों इसे। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। याद रखना, लास्ट में 2 कोशिका बन रही हैं समान गुणसूत्र वाली, तो समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लास्ट में 4 कोशिका बन रही हैं आधे गुणसूत्र वाली, तो क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। वैसे देखो, जैसे मान लो एक जीव के अंदर 1000 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? आधा करो 1000 का, तो 4 कोशिकाएं बनेंगी और चारों के अंदर 500 गुणसूत्र होंगे। आई बात समझ में? तो इंसान के युग्मक में कितने होंगे? 23 होंगे। कोई भी जीव है उसके अंदर जितने भी गुणसूत्र हैं कोशिका के, उसका ठीक आधा हो जाएगा जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जितना है उतना ही हो जाएगा जब समसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन की यहाँ परिभाषा लिखी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। क्या लिखा है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका विभाजन करके अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। जनक कोशिका की आधी होती है। यह प्रक्रिया युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ठीक है। एक बात और समझ लो, डायग्राम देखो। एक कोशिका पहले 2 में बटेगी, फिर इसने अपने आप को 4 में बांट दिया। यही है अर्धसूत्री विभाजन। डायग्राम के साथ देखो, ठीक है। आपने इसको 11 में पढ़ा है बच्चों। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जब भी कभी लैंगिक जनन की बात होगी, युग्मक बनाने की बात होगी, चाहे नर युग्मक चाहे मादा युग्मक, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसके अलावा शरीर में कोई प्रक्रिया होगी, कहीं भी वृद्धि हो रही है, क्षतिपूर्ति हो रही है, उसके लिए हमेशा क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। माफ करना बच्चों, इधर देखो, एक चीज और देख लो। समसूत्री विभाजन से जितने इसके पास हैं उतने इसके पास हैं, तो इसको हम कहेंगे बच्चों 2n, जोड़े में है। जब गुणसूत्र जोड़े में होता है बच्चों उसे कहते हैं 2n, इसमें जोड़े में रहेगा 46 46। और जब बच्चों, या इसे द्विगुणित कहते हैं। समसूत्री विभाजन से जितनी कोशिकाएं बनती हैं वो द्विगुणित होती हैं, उसके अंदर गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो बनती है बच्चों वो अगुणित होती है, उसमें जोड़े में नहीं होता। ये है अगुणित कोशिका। युग्मक अगुणित होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं, आधे होते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, अगुणित से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये था समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि हमने भी देखा था, पूरी तरीके से आपके सामने आ चुका है। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को आपने अच्छे समझ लिया बच्चों। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपकी कक्षा 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्लास कैसी लगी, आपको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे आप बताएं कमेंट में। आपसे एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए, और चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिए। सारी पढ़ाई शानदार तरीके से पढ़ाई, बेसिक क्लास के साथ बच्चों। मैं आपको हर एक क्लास, आप देखिए लाइव में आपको पढ़ाते जा रहा हूं। क्या मैं आपको लाइव में पढ़ा रहा हूं? आपके सारे सब चैप्टर नंबर 1 से हर एक कॉन्सेप्ट विथ ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव। और यहाँ पे हम बच्चों कॉन्सेप्ट ही समझते चलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि कक्षा 12वीं के नहीं, पर इनडायरेक्टली कक्षा 11वीं के
आ रहे हैं 12वीं को, समझने के लिए जरूरी है, वही बताते चलूंगा। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों में थोड़ा फैलाओ, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं साथियों ऐसी और एक अमेजिंग क्लास में, तब तक सारे साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।